हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है सर? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम पहले यहाँ पे इसका थ्योरी सेक्शन देखेंगे, फिर इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हम मिलाते जाएंगे। तो सबसे पहला आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या इसी को कहते हैं क्या चीज? तो मानव जनन। अब ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है क्या कि मानव में किस प्रकार का जनन देखा जाता है और मानव जो है जनन के आधार पर किस प्रकार का जीव है। तो एनसीईआरटी का पहला लाइन जो है हम लोग देखते हैं किसके बारे में? तो ह्यूमन के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा क्या पॉइंट है। एनसीईआरटी बोलता क्या है कि सर ह्यूमन जो है सबसे पहला क्या है? तो सर ये विविपेरस है। ये क्या है? तो विविपेरस है। तो विविपेरस कहने का मतलब क्या होता है? तो सर 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। विविपेरस को ही हिंदी में कहते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव सजीव, या सिंपल सा समझिए क्या कि बच्चे को जन्म देता है उसको क्या कहते हैं? तो विविपेरस। और जो अंडा देता है उसे क्या कहते हैं? ओविपेरस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुर्गी का बात करें तो मुर्गी हमेशा क्या देता है? तो अंडा देता है। तो वो क्या एक प्रकार का पक्षी है। तो पक्षी का बात करते हैं तो वो होते हैं ओविपेरस। जब अगर इंसान का बात करें, यानी कि अगर हम मनुष्य का बात करें तो मनुष्य का खास बात क्या होता है कि ये विविपेरस होते हैं, अर्थात ये क्या देते हैं? तो बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों का ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि विविपेरस के साथ साथ इनको कहा जाता है कि डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर दर्शाते हैं। डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है कि इसमें आप अलग से ही डिसाइड कर सकते हैं कि मेल का फिजिकल कैरेक्टर कैसा है और फीमेल का फिजिकल कैरेक्टर कैसा है। इसका मतलब समझिए कि अलग से ही देख करके आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। यानी दोनों का जो है ना अलग अलग गुण होता है। डाई का मतलब क्या होता है? दो, और मॉर्फिज्म का मतलब बाहरी संरचना को दिखाना। तो यहाँ पे मेल बॉडी का बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था क्या कि मेल का बॉडी लगभग वी शेप होता है, इस तरह का होगा। लेकिन फीमेल बॉडी का बात करते हैं तो पूरा का पूरा ये क्या करता है? तो पेल्विक रीजन में इनका एरिया जो है ना बढ़ जाता है। तो यही तो होता है हाल मेन चीज क्या कि डिफरेंस। तो अगर हम एनसीईआरटी का पहला लाइन देखें क्या कि ह्यूमन क्या है? तो विविपेरस है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो है बच्चे को जन्म दे सकते हैं। वही अगर दूसरा पॉइंट बोले तो डायमॉर्फिज्म, मतलब इनमें जो है ना नर का शरीर अलग दिखाई देगा और मादा का शरीर अलग दिखाई देगा। अब अगला पॉइंट क्या आता है सर इसमें ह्यूमन के अंतर्गत? तो सर इसमें जो है ना रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा अपनाया जाता है? तो आपको पहले से ही पता है कि ये अपनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें हमेशा कौन सा रिप्रोडक्शन देखा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाए मानव में जो है ना जनन का कौन सा विधि अपनाया जाता है? तो आप बोलिएगा लैंगिक जनन, या इसी को बोलेंगे कौन सा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मनुष्य में हमेशा लैंगिक जनन देखा जाता है। यहां तक पॉइंट आ गया। अब आता है क्या कि उसका अगला लाइन है, उसको समझने के लिए एक डायग्राम या माइंड मैप समझिएगा तो उससे पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन आपको समझ में आ जाएगा। मेन यही लाइन है। तो सबसे पहला एनसीईआरटी कहता है क्या है कि सर आप जो है ना मानव जनन को जो है जनन का बात करें या रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसको इवेंट में बांटिए। इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना। अगर आप इसको इवेंट में बांटते हैं तो इसके अंतर्गत जो आएगा 3 इवेंट आएगा। पहला चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि कहीं पे भी जनन हो, किसी भी जीव में जनन होगा तो टोटल कितना इवेंट होगा? तो 3 इवेंट होगा। सबसे पहला जो इवेंट होता है उसका नाम होता है सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये क्या हुआ सर? तो इसका जो है ना पहला इवेंट का नाम क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, या इसी को कहेंगे निषेचन पूर्व घटना।
तो सर जनन का जो है ना मनुष्य में पहला घटना कौन सा हुआ, तो निषेचन पूर्व घटना या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा का नाम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, तो सर यहाँ पे कहते हैं इसको निषेचन। तो दूसरा इवेंट जो मनुष्य में घटेगा उसका नाम क्या होगा, तो सर बोलना फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तीसरा जो इवेंट आता है यहाँ पे उसका नाम होता है सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, या इसी को कह सकते हैं जनन जनन नहीं बोल सकेंगे इसको, निषेचन पश्च घटना। इसको क्या बोलेंगे, निषेचन पश्च घटना बोलेंगे। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में जनन के मुख्य कितने घटना होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला का नाम क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा का नाम होगा फर्टिलाइजेशन और तीसरा का नाम होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसका सर मीनिंग बता दीजिए क्या होगा। तो अगर हमसे बोला जाए कि निषेचन पूर्व घटना का मतलब क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि निषेचन से पहले का घटना। पूर्व का मतलब क्या होता है, तो पहले, तो निषेचन का पहले का घटना। दूसरा आएगा निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन होने के बाद का घटना बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज जानना है समझिए। सबसे मेन पॉइंट कौन आया, निषेचन। पीछे हो जाएगा तो निषेचन पूर्व, आगे होगा तो निषेचन पश्च। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन है, पहले हुआ था प्री, अब बाद होगा तो पोस्ट। अब इसको ध्यान से समझना है कि सबसे पहला सर यहाँ पे अगर हम मानव में निषेचन को समझें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो मानव में अगर हम निषेचन को समझें तो इसका क्या अर्थ होगा, समझिएगा सही से। निषेचन कहने का मतलब मनुष्य में क्या होता है, 2 चीज का मिलना। पहला का नाम आपको पता है कि मेल गैमिट। मेल गैमिट के रूप में क्या आएगा, नर युग्मक। कौन सा युग्मक बोले, नर युग्मक, या इसी को बोल सकते हैं कौन सा चीज, तो मेल गैमिट। मेल गैमिट ये आ गया। दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, तो मादा युग्मक। मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोला जाता है फीमेल गैमिट। कौन सा गैमिट है, फीमेल गैमिट। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आ गया। मेल गैमिट के रूप में यहाँ पे क्या आता है, मेन पॉइंट ये बनता है। तो सर कंफर्म है कि मेल गैमिट के रूप में एक चीज आता है जिसका नाम क्या है, तो स्पर्म है। क्या नाम है, तो स्पर्म। स्पर्म को ही क्या बोले, तो शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। वही मादा युग्मक हमसे पूछा जाए क्या होता है, तो बोलेंगे सर ओवम होता है, या इसी को क्या बोलेंगे, अंडाणु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि यहाँ पे निषेचन, मानव में निषेचन समझने के लिए आपको 2 चीज पता होना चाहिए। मानव में नर युग्मक किसको कहा गया है, तो मानव में नर युग्मक स्पर्म को कहा गया, शुक्राणु को कहा गया, यानी कि मेल गैमिट किसको कहा गया, तो स्पर्म। वही पूछा जाएगा कि मादा युग्मक किसको कहा गया, फीमेल गैमिट किसको कहा गया, तो हम बोलेंगे किसको, ओवम को। ये 2 चीज आ गया। अब आता है क्या कि सर निषेचन को समझाइए, तो जान गए कि नर युग्मक शुक्राणु हो गया और मादा युग्मक क्या हो गया, अंडाणु। अब यही तो निषेचन है कि सर ये स्पर्म और ये ओवम जब आपस में मिलेंगे तो यही क्या बना लेंगे, तो सर यहाँ पे युग्मनज बनाएंगे, और वही प्रक्रिया को या वही प्रोसेस को क्या बोलेंगे, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो सर एक चीज और बताइएगा क्या कि स्पर्म के पास कितने युग्मक होते हैं, सॉरी क्या कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको दिमाग में भर लेना है कि मानव के शरीर में अगर कभी पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, तो आप बोलिएगा 46, मतलब 46 या 23 जोड़ा। लेकिन कभी भी अगर स्पर्म में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि इसका आधा आता है। आधा का मतलब क्या आता है, तो 23 क्रोमोसोम इसमें होता है। इसमें भी अगर बात करिएगा तो टोटल कितना क्रोमोसोम होगा, 23। इसलिए पहला चैप्टर आपको बताए थे कि एक हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है, एक ट्रिप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड का मतलब आधा होता है या अगुणित होता है, तो ये हो जाएगा 23 है, तो ये इसका मतलब n है। ये भी क्या होगा, n। तो आपको दिमाग में भरते जाना एक एक पॉइंट कि स्पर्म किस अवस्था में होगा, n की अवस्था में। ओवम भी किस अवस्था में होगा, n की अवस्था में। n कहने का मतलब अगुणित, अगुणित, या इसी को क्या बोल सकते हैं, तो सर हैप्लॉइड बोलेंगे।
तो यहाँ पर ये याद रखना है कि एन हो, एन के सेमेन स्पर्म हो तब पर भी एन, ओवम हो तब पर भी क्या होगा, एन होगा। अब इसके बाद जब ये दोनों मिलेंगे तब मिलने की प्रक्रिया को, इसके जो बीच का प्रोसेस है ये दिमाग भर लेना है कि सर प्रोसेस में क्या बनता है। तो प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक चीज बनेगा जिसका नाम है युग्मनज। क्या बना सर, युग्मनज, या इसी को कहेंगे क्या चीज, जाइगोट। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन के आ गया, तो युग्मनज आया चाहे जाइगोट आया। अब ध्यान से समझना है क्या है कि सर इसके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 23, इसके पास भी कितना है 23। इसको जब n बोले थे इसको भी n बोले थे, दोनों आपस में क्या हुआ है, कंबाइन किया, जुड़ा। तो जुड़ने के बाद ही तो युग्मनज बना है ना। तो सर युग्मनज बना, इसके पास जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, तो बोलेंगे 46। 46 क्यों हुआ, क्योंकि 23 स्पर्म का आ गया और दूसरा क्या ओवम का भी 23 गया, 23 कितना हुआ 46। अब सर ये n और n मिलकर के क्या होगा 2n। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि युग्मनज जो है या जाइगोट है वो किस अवस्था में होता है या किस स्टेज में देखा जाता है। तो स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा कि जाइगोट हमेशा 2n के फॉर्म में होता है, या इसी को बोल सकते हैं डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। इसी में नोट करते जाना है, आप लोग सीधे से नोट करते जाइएगा, बात खत्म है। नेक्स्ट आया क्या आपके सामने में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ पर समझाने के लिए हम बता दिए क्या है कि सर फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आपके पास जाइगोट बन के तैयार है। तो यहाँ तक आपको माइंड में भर लेना है। इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, मेन चीज जो है उसको हम लिख देते हैं, बस बात खत्म है। तो यहाँ पर क्या आपको दिमाग में भर लेना है कि सर जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का मिलना, और मिलने के बाद क्या बनेगा, तो सर यहाँ पे एक चीज बनेगा जिसका नाम है क्या चीज, तो सर याद रखना है हमको, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि युग्मनज। बस इतना दिमाग में भर लेना है। तो निषेचन में हम इतना पढ़े। अब देखो निषेचन के बाद क्या होगा कि सबसे पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, निषेचन को हम समझे कि नारीगुणक, लेकिन इससे पहले क्या काम होगा। तो निषेचन पूर्व घटना में काम क्या होगा कि सर नरयुग्मक के लिए क्या बना था, तो स्पर्म बना था। तो यहाँ पे जो शुक्राणु बना उसको बनाने का काम कहाँ पे होगा, पहले बनेगा तभी तो मिलेगा ना। मादा युग्मक है, सेम हालत होगा कि यहाँ पे पहले क्या होगा, मिलेगा तब जब बनेगा तब। तो इधर का जो प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो होगा उसका नाम क्या होगा सर, ध्यान समझना है, इसका नाम है युग्मक जनन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, युग्मक जनन। युग्मक जनन को ही कहते हैं क्या चीज, गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। आ गया। अब सर यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ऐसे ही नॉर्मली समझिएगा। गैमीटोजेनेसिस का परिभाषा क्या होगा, तो सर गैमीट का मतलब तो पता है कि गैमीट होता है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो परिभाषा अगर लिखना होगा, डेफिनेशन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, या युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। सर यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस हो गया, चाहे युग्मक जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो हमको दिमाग में रखना है कि सर 2 प्रकार के होंगे, क्योंकि एक मेल गैमीट बनता है तो एक फीमेल गैमीट। तो एक हो जाएगा आपके पास कौन सा जनन था, शुक्र जनन, शुक्र जनन। दूसरा का नाम क्या होगा सर, तो अंड जनन। अब इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पहला का नाम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा का नाम क्या होगा सर, तो oogenesis, oogenesis। तो मेरे पास क्या आया, दो प्रकार के युग्मक जनन मनुष्य में देखा गया। एक का नाम क्या होगा, शुक्र जनन, दूसरा का नाम क्या होगा, तो अंड जनन। तो यहाँ पे शुक्र जनन या सिंपल सा स्पर्मेटोजेनेसिस का परिभाषा पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, तो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन। दूसरा अंड जनन क्या है, तो अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन। यानी फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम इज कॉल्ड oogenesis, या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके थ्रू लास्टली मेरे पास क्या बन के आया है सर, स्पर्म बना। इसके द्वारा मेरे पास क्या बन के आया, ओवम आया। मतलब क्या, ये अंडाणु का निर्माण किया अंड जनन द्वारा, और दूसरा शुक्र जनन के द्वारा किसका निर्माण हुआ, तो शुक्राणु का निर्माण हुआ है। कंप्लीट है। अब पॉइंट है क्या कि सर अंड जनन और शुक्र जनन हो गया।
अब एक चीज और हम बताए थे कि एक मोटाइल होता है, दूसरा जबकि क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब इस दोनों में से चलने लायक कौन होगा? तो सर हम 10th में ही पढ़े थे कि शुक्राणु के पास खुद का टेल होता है। मतलब इसको समझना है आपको कि अगर हम एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरह का जो होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें आप देखें क्या कि सर इसके पास अच्छा खासा क्या है, तो एक पूंछ है जिसके सहायता से ये टेल जो दिखाई दे रहा है, इसी के सहायता से ये क्या कर सकता है, तो गति कर सकता है। यानी चलने लायक कौन है दोनों में से? अगर ओवम का बात करेंगे तो ओवम में कुछ नहीं है, जोना पेलोसिडा बार में रहता है, यानी कि यह गति नहीं कर सकता है। तो यानी कि शुक्राणु और अंडाणु में से गति करने योग्य कौन है, तो आपको रखना याद कौन, स्पर्म। तो सिंपल सा बात है क्या कि ये जो अंड जनन हुआ, तो अंडाणु का निर्माण हुआ शरीर में और फीमेल बॉडी के अंदर में ही रहेगा। ये मादा युग्मक है तो मादा के शरीर में ही रहेगा। यहाँ पे शुक्राणु बेचारा क्या करेगा, गति करके फीमेल बॉडी के अंदर में जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे स्पर्म बैठल नहीं रहेगा, स्पर्म का अब क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो दूसरा स्टेप में आपका होगा क्या चीज, तो युग्मक का स्थानांतरण। क्या नाम दिए इसको, युग्मक का स्थानांतरण, या इसी को बोल सकते हैं क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ गैमिट। अब ट्रांसफर ऑफ गैमिट में आप क्या ट्रांसफर करिएगा सर, बताइएगा थोड़ा। तो इसमें हम ट्रांसफर करेंगे किसको, स्पर्म को। और स्पर्म को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। इसको क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन, या इसी को हिंदी वाले बोलेंगे विरसेचन। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान लीजिए एक नर है, तो नर के रूप में मान लीजिए रोहन है, उसके शरीर में स्पर्म बन गया। दूसरा तरफ मान लीजिए कि कोई है लक्ष्मी देवी है, उसके शरीर में क्या बन चुका है, ओवम बन चुका है, अंडाणु बन चुका है। तो बन गया है, लेकिन कौन नहीं गति कर सकता है, तो लक्ष्मी देवी का जो है ओवम है वो गति करके ना ये उसके शरीर में नहीं जाएगा, चाहे बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसी के शरीर में रहेगा। तो उसके शरीर में हमको भेजना पड़ेगा किसको, नर युग्मक के रूप में शुक्राणु को। तो ये जो है राम जो है वो क्या करेगा, उसके शरीर में किसको भेजेगा, तो सर शुक्राणु को भेजेगा। और भेजने का जो प्रक्रिया होगा उसी को क्या कहेंगे, वीर्यसेचन कहेंगे या इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मीनिंग समझिएगा कि स्पर्म को मादा के शरीर में या फीमेल बॉडी के अंदर में इंजेक्ट करना या ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। ये कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके बाद मेरा पॉइंट क्या आएगा, आप ध्यान समझिएगा। इसके बाद आएगा कौन सा, तो सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं खाली ध्यान से देखने के बाद। देखिए क्या चीज़ है कि सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला इवेंट आपके सामने क्या खुल के आता है, तो आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, या इसी को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट का बनना। ये क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट का बनना। अब ये चीज आपको समझ में आएगा कब, जब हम इसको अलग से समझाए तब। देख लीजिए आप, ध्यान समझिएगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है ना दर्शा देते हैं। इजी है बनाना, आप ध्यान से समझेंगे तो बना लेंगे। यहाँ पे क्या किए, तो सिंपल सा इस तरह का एक डायग्राम पाड़ दे, चिड़चिड़ी पाड़ते जाइए, बात खत्म। दोनों तरफ से डायग्राम यहाँ पे क्या किए, पाड़ दिए। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा प्रोसेस इसी में आ जाएगा। ये आ गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। फिर जब पढ़ेंगे तब अच्छी तरह से बनाएंगे इसको, अभी नॉर्मली समझते जाना है। ये आ गया इसके पास, चलिए ये यूटेरस इसका बन गया। आगे चल के इस तरह से कर दीजिए, हो गया। सेम हालत इधर से भी कर दीजिए, आप यहाँ पे यूटेरस बना लीजिए और इसको यहाँ पे इस तरह से दर्शा दीजिए, काफ़ी है समझने के लिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के पास आया था क्या चीज़, अभी तुरंत बोले थे क्या कि सर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन। इसको प्रीव्यू कर देख लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सर जो पहला पॉइंट आप लिखे हैं क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या कोरिक।
इसका बनना हम समझ नहीं रहे हैं कि क्या इसका मीनिंग है। तो इसका मीनिंग आप समझिएगा कब कि सर जाइगोट के बाद ये बना, तो इसको दर्शाइए कि किस तरह से बना है। तो इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। क्या किए, तो सबसे पहले क्या हुआ, फीमेल था, फीमेल की बॉडी में क्या है, ये तो ओवरी है, ओवरी से क्या निकला था, तो एक ओवम निकल के आया। कहाँ पे आया, तो फैलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है। सर यहाँ पे हम बोले थे क्या कि इंसेमिनेशन के द्वारा स्पर्म को यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो आपको दिमाग में भर लेना है कि फीमेल बॉडी से एक बार में मात्र कितना स्पर्म ओवम निकलता है, तो एक निकलता है। मतलब क्या है कि एक बार में महिला के शरीर से मात्र कितना ओवम का निर्माण होता है, एक का, वो भी मंथली 28 दिन के बाद एक ओवम रिलीज होता है। जबकि अगर मेल बॉडी का बात करें तो एक बार इंसेमिनेशन के द्वारा या संभोग के द्वारा फीमेल बॉडी में वह कम से कम इस तरह का शुक्राणु अगर रखता है उसके शरीर में या ट्रांसफर करता है, तो ज़्यादा तो नहीं, अप्रॉक्स 20 से 30 करोड़ ये ट्रांसफर करता है। तो अब पॉइंट आया क्या कि सर 20 से 30 करोड़ जा रहा है तो सब बच्चा का निर्माण करेगा, तो नहीं, सिर्फ इसमें से एक होगा वही जाकर के बच्चा का निर्माण कर पाएगा। तो सर यहाँ पे बताइए क्या कि इसमें से कौन है जो वहां जाकर के बच्चा का निर्माण करेगा, तो सर वही ट्रांसफर होगा, वही सबसे पहले जो है ना बच्चा का निर्माण करेगा, जिसके अंदर क्या होगा सर, पूरा बॉडी ऑर्गन फिट रहेगा। उसके अलावा इसका पूंछ बढ़िया रहेगा, वो तेजी से गति करेगा और कहाँ जाएगा, तो इसके पास। तो इस समय रेस लगता है कि पहले हम जाएंगे कि पहले हम जाएंगे। तो जो सबसे पहले यहाँ पे चला जाएगा वही क्या करेगा, तो सर यहाँ पे ये बच्चे का निर्माण करेगा। तो इसमें एक जो है ना बढ़िया सा हम कॉमेडी देखे थे, शायद रेस में ही आया था। तो क्या बोला गया था उसमें, देखे थे क्या कि ये जो स्पर्म है रेस लगा रहा है, लगातार रेस लड़ाते जा रहा है, रेस लड़ाते जा रहा है। तो उसमें देखे क्या कि सब रेस लड़ाते समय बोल रहा है क्या, स्पर्म, कि हम जो है आगे चल के क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। कोई स्पर्म बोल रहा है कि हम आगे चल के जो जा रहे हैं ना, हम जो है ना इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। ऊपर से वापस लौट करके वो स्पर्म आया यहाँ पे, और आने के बाद बोलता है भैया हम लोगों का जो है ना फ्यूचर अब खत्म है। तो सामने वाला का है भैया, बोलिए कोई दिक्कत ना है। तो सर यहाँ पे जो है ना हम लोगों का जो मालिक है, मालिक मतलब समझे, जो स्पर्म देने वाला जो मेल था वो बड़ा जो है ना गलत किस्म का आदमी का है। तो ये जो है गलत जगह पे हम लोगों को छोड़ दिया है, मतलब समझ रहे हैं ना कि इंसान के शरीर में नहीं है, किसी और के शरीर में छोड़ दिया है। तो हम लोगों का फ्यूचर क्या हुआ, नष्ट हो गया, यही जवाब दिया। तो इससे एक जो है ना मीनिंग निकलता है क्या कि स्पर्म जो है ना इसको जो है सामने वाला सेलेक्ट करता है कि मेरे वंश का है कि नहीं है, नहीं तो क्या होगा, रिजेक्शन हो जाएगा, यानी कि उसको रिजेक्ट करेगा कि भाई तुम मेरे लायक नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे स्पर्म का रेस लगा। अब रेस लड़ने के बाद जो सबसे पहले पहुंचेगा, वो पहुंचने के बाद यहाँ पे इसके साथ क्या किया, मैटिंग कर लिया। मैटिंग करने को क्या बोले थे, तो हम बोले थे दोनों मिलेगा तो इसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, तो वो निषेचन। तो यहाँ पर सर क्या कंप्लीट हो गया, तो स्पर्म गया सब 20-30 करोड़ गया, उसमें से एक मिला, बाकी सब खत्म हो गया। अब इसमें से क्या हुआ पॉइंट कि सर ये सब जो नष्ट हो गए, अब बचा हुआ जो है वो भाग क्या करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर यहाँ पर जो दोनों भाग बचा, ये दोनों क्या करेगा, निषेचन के बाद एक सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब आप दिमाग में भर लीजिएगा कि दोनों का जो न्यूक्लियस आपस में मिलेगा ना, केंद्रक, तब ये फर्टिलाइजेशन होगा। मिला, इसके बाद क्या बना, तो ये जो बना हुआ संरचना है इसी का नाम सर क्या है, तो जाइगोट है। जाइगोट को ही हम क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। तो ये मेरा युग्मनज बन के तैयार हो गया। अब युग्मनज में जो है ना लगातार एक विभाजन होगा जिसका नाम आप लोग पढ़े होंगे समसूत्री। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पे जो है ना भ्रूण का निर्माण होने के लिए एम्ब्रियोजेनेसिस में किस प्रकार का विभाजन देखा जाता है, तो आप बोलेंगे कौन सा, समसूत्री, या इसी को कहते हैं माइटोसिस। अब लगातार इसमें क्या हो रहा है सर, माइटोसिस हो रहा है। अब माइटोसिस होने के बाद क्या होगा कि सेल का लगातार एक सेल से दो से क्या होगा 4, इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसके पास सेल की संख्या कितना हो जाएगा, 8 जब होगा ना तो इसका नाम बड़ा बढ़िया सा होता है, ब्लास्टोमियर। क्या नाम होता है सर, ब्लास्टोमियर। तो याद रखिएगा क्या कि जिस टाइम
युग्मनज जो है 8 कोशिका में बट जाता है तो उस समय इसे क्या कहा जाता है, तो बोलना है ब्लास्टोमियर, या इसे इस तरह से भी लिखा जाता है कि 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल बढ़ना। अब 8 सेल से फिर क्या होगा, इस 16 का निर्माण करेगा, मतलब 16 कोशिका का निर्माण करेगा, और अंततः 16 से कितना बनाया, 32। जिस समय यह 32 सेल का निर्माण करेगा, मतलब समझ रहे हैं ना, 32 सेल जब इसके पास आ जाएगा, जैसे ही 32 सेल आएगा तो ये जो है किससे जाके चिपकेगा, गर्भाशय से चिपक जाएगा। और इसी 32 सेल को किस नाम से जानते हैं, अगर पूछा जाए, बोले क्या कि ये सामने वाला जो सेल है इसका नंबर कितना है, 32, और ये जो है कहलाएगा क्या चीज, तो ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहलाएगा सर, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। तो यही तो जो है ना बनना जो है पहला स्टेप था हम लोगों का, कि सर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, तो 32 सेल का बनना ही क्या कहलाता है सर, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कहलाता है। तो कभी भी ब्लास्टोसिस्ट का मतलब पूछा जाए तो नंबर ऑफ कितना सेल होगा, तो सर 32 सेल्स होगा। और किसके थ्रू ये बना है, तो जाइगोट के द्वारा बना है या जाइगोट के थ्रू बना है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब सर अगला पॉइंट देखते हैं, ध्यान समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ब्लास्टोसिस्ट के बाद दूसरा पॉइंट जो है लिखता है एनसीईआरटी, इम्प्लांटेशन। क्या नाम दिया गया, इम्प्लांटेशन, या इसी को कहा जाता है हिंदी में अंतःरोपण। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अंतःरोपण का मीनिंग क्या होगा, ध्यान से समझना है। अभी तुरंत बताए क्या कि कितना सेल बना, 32 सेल बना। अभी जो 32 सेल है वो इधर उधर भटकेगा अब नहीं, तब से भटकते भटकते यहाँ तक तो आ गया। अब बोला है कि सर हम जो है ना यूटेरस के वॉल से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसी का नाम क्या है, यूटेरस है। इसके जो है ना दीवार से, इसके दीवार जो है ना 3 होते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इसमें जो इंडोमेट्रियम है सबसे अंदर वाला दीवार है उससे क्या होगा, चिपक जाएगा। तो अटैच हो रहा है किससे, यूटेरस से। तो यूटेरस से अटैच होना या जुड़ना या सट जाना ही क्या कहलाता है सर, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब आप दिमाग में भर लीजिए कि किसके दीवार से चिपकना, तो सर गर्भाशय से या यूटेरस से, गर्भाशय से किसका चिपकना, तो ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना, ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना, ये हो गया। अभी जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या होगा सर, मान लीजिए कि यहाँ पे आप बोले कि बच्चा यहाँ पे जो भी था ब्लास्टोसिस्ट वो चिपक गया किससे, यूटेरस से। अब इसमें क्या होगा कि उस समय के बाद प्लासेंटा बनेगा। क्या बनेगा, प्लासेंटा। अब जैसे ही प्लासेंटा को ही अपरा कहते हैं, तो जो बच्चा जब प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा का जन्म होता है तो सबसे पहले नाभि से जो कट किया जाता है वो प्लासेंटा का ही भाग होता है, जिससे उस बच्चा को न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब भोजन भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो वो सब कुछ का फॉर्मेशन होगा और कुछ समय के बाद बेबी का पूरा शरीर का निर्माण होगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इम्प्लांटेशन के बाद आपके पास क्या आ सकता है, तो आप ये दिमाग में भर लीजिएगा, गैस्ट्रुलेशन आ जाएगा, गैस्ट्रुलेशन। अब सर इस गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग आप बता दीजिए क्या होगा। तो हिंदी में भी सेम नाम है। अब गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या हुआ कि सर 32 सेल है। अब माँ के गर्भ में क्या हुआ कि बच्चा पल रहा है, तो बच्चा पलेगा तो उस समय उसके शरीर में एक खासियत क्या होगा फीमेल बॉडी में, कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड आएगा। इस गैस्ट्रुलेशन पीरियड में क्या होगा उसके साथ, ध्यान से समझना है आपको, उसके साथ होगा क्या कि हार्मोन्स बनना चालू हो जाएगा। मतलब गैस्ट्रुलेशन पीरियड में एक चीज का निर्माण होता है, उसका नाम क्या है, प्लासेंटा। क्या बोले हम, प्लासेंटा का निर्माण होता है। अब बोले क्या कि जब ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड होगा तो प्लासेंटा से हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन। अब जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन, हार्मोन, हाँ प्लासेंटल हार्मोन है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लासेंटल हार्मोन निकलता है, उसका क्या काम होगा, ध्यान समझना।
अब प्लासेंटा के थ्रू जो हार्मोन निकला उसमें लैक्टो भी होता है, लैक्टोजेन जो है ना हार्मोन आता है इसके अंतर्गत। उसके अलावा कॉरियोनिक हार्मोन्स आता है। तो यहाँ पे क्या कि प्लासेंटल जो हार्मोन होगा, प्लासेंटल, इसको लिख लेते बढ़िया से, एक बाद में चल के हम लोग देखेंगे इसके एक एक हार्मोन्स के बारे में, पहले ये ध्यान से समझना आपको। प्लासेंटा से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहेंगे? प्लासेंटल हार्मोन। ये हार्मोन्स का काम क्या होता है आप ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट आया क्या कि प्लासेंटल हार्मोन्स के कारण फीमेल बॉडी में एक चीज का मान बढ़ जाता है, हंगरनेस या भूख का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उस समय क्या होगा कि उसके बॉडी में बेबी का निर्माण हुआ है तो उसमें क्या होगा? भूख का मान बढ़ जाएगा। उसके अलावा क्या होगा कि उस प्लासेंटल हार्मोन के कारण फीमेल में जो होता है सर क्या चीज का आता है? एक चीज खाने का मन बहुत ज्यादा करता है, उसका नाम क्या? खट्टा। यानी खट्टा मीठा खाने का खूब मन करता है किसमें? फीमेल बॉडी में, क्योंकि उस समय गैस्ट्रुलेशन पीरियड में है। तो आप सुने होंगे कल्लू का गाना, क्या नाम है? तो सर भौजी के मन करे खाए के खटाई, यही से लागल बुखार बा, झुनझुनमा ले ले अइहा हो भैया नया समाचार बा। तो इस गाना में जो है ना कल्लू क्या कहना चाह रहे हैं आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एक गाना आया, क्या बोले हम? ध्यान से समझना है क्या आपको। सर ये बोला गया क्या कि वो बोला कि भौजी, छोड़ दीजिए इससे, भौजी के मन करे खाए के खटाई। अब मान लीजिए तो यहाँ पे जो है क्या गाया था? कल्लू गाया था। अब कल्लू ये गाना गाए, इसमें क्या लिखा? तो भौजी के मन करे खाए के खटाई। तो इसमें जो है ना ये खटाई वर्ड किसके लिए हुआ? तो सर यहाँ पे खट्टा के लिए हुआ। तो अभी हम कुछ देर पढ़े हैं क्या कि यहाँ पे प्लासेंटा के द्वारा प्लासेंटल जो हार्मोन है वो क्या करता है? तो सर यहाँ पे फीमेल बॉडी में खट्टा खाने के लिए जो है ना मैसेज देता है कि भाई आप जितना हो सके उतना खाइए ताकि बच्चा में किसी भी चीज़ का कमी ना हो। तो जो कल्लू गाना गया है उसमें गलत नहीं है कि भाभी है उसको मन कर रहा है खटाई खाने का, और जल्दी से क्या करिए कि इनको जो है ना आप टेंशन नहीं लीजिए, कुछ समय के बाद डॉक्टर साहब बोले हैं कि झुनझुना लाने का जरूरत है, मतलब बउआ आने वाला है। प्रेगनेंसी का संकेत भी होता है ये क्या चीज? खट्टा खाना और पीना। समझे? अब इसको फिर से अब पीछे जाते हैं, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या हुआ। तो सर अगर हमसे पूछा जाएगा कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, प्लासेंटा से हार्मोन निकलता है, हार्मोन्स निकलने के कारण क्या होगा? तो फीमेल बॉडी में भूख का मान बढ़ेगा, उसके अलावा खट्टा मीठा खाने का मन करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा भोजपुरी गाना खराब नहीं होता है, भोजपुरी गाना में मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा गाना सर? तो भौजी के मन करे खाए के खटाई, एहे से लागल बुखार बा, झुनझुनमा ले ले अइहो भैया नया समाचार बा। तो उसमें कलुआ कह रहा है कि भौजी के मन कर रहा है इसलिए खाने का खटाई क्योंकि उसके शरीर से क्या निकल रहा है? प्लासेंटल हार्मोन निकल रहा है। एहे से तनी तनी शरीर में क्या आ चुका है? बुखार आ गया है। तो आपका क्या काम है कि सर झुनझुनिया लेके आइएगा भैया, क्योंकि कुछ समय के बाद क्या आने वाला है? तो नया समाचार आने वाला है। तो कोई भी गाना है उसमें थोड़ा सा मीनिंग निकलता है, ये पुराना गाना अच्छा खासा मीनिंग था। अब ये आप समझ गया प्लासेंटल हार्मोन निकलेगा कब? गैस्ट्रुलेशन पीरियड में। अब इसके बाद आएगा क्या चीज? तो पासुरेशन। पासुरेशन, पासुरेशन का मतलब क्या होता है सब? तो प्रसव होता है। प्रसव का मतलब क्या हुआ? तो डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे को जन्म देना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। तो आपको दिमाग में भर लेना पड़ेगा कि पासुरेशन का मतलब क्या होता है? तो बच्चे को जन्म देना। पासुरेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके बाद आएगा एक लास्ट स्टेप, उसका नाम क्या है? लैक्टेशन होगा। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? तो सर दुग्ध स्राव होता है। कौन सा स्राव होगा? दुग्ध स्राव। तो यानी कि बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के बाद माँ के शरीर से किसका निर्माण होना शरीर का में किसका निर्माण होगा? तो सर दूध का निर्माण होगा, और दूध का निर्माण ही नहीं होगा स्राव भी होगा। तो इसी को क्या कहते हैं सर? लैक्टेशन कहते हैं। अब पॉइंट एक चीज आया, हम देखे थे कल वीडियो एक बढ़िया सा पोस्ट किए थे, तो उसमें जो है हम मैस्टरबेशन के बारे में बोले थे क्या कि सर अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो आपके शरीर में स्पर्म का कमी होगा। सुनिए ध्यान समझिएगा, कल का एक अच्छा खासा वीडियो डाले थे, किसके ऊपर डाले थे? तो मैस्टरबेशन के ऊपर। तो हम बोले क्या कि मैस्टरबेशन, सॉरी, यहाँ पे बोले कि सर अगर आप लंबे समय तक क्या कर रहे हैं? हस्तमैथुन लगातार करिएगा तो उसमें परेशानी है।
लेकिन अगर आप हस्तमैथुन तो नहीं भी करते हैं तो नहीं करने के बाद क्या होगा कि आपके शरीर से जो है ना, वृषण कहता है कि हम हर रोज स्पर्म बनाते हैं, तो खुद ब खुद क्या निकलना शुरू हो जाएगा, स्पर्म निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो होगा ना, तो वो किसके थ्रू होगा, तो नाइट फ्लो के थ्रू बोल सकते हैं, हो सकता है कॉमन है। अब किसी का कमेंट आया था क्या कि सर हम कितना भी बात करिए आप जो है ये सबसे फायदा नहीं है, नुकसान होता है, नुकसान होता है। तो सर ये टीनी पार्टिकल्स कुछ अमाउंट में होता है कैल्शियम, किसमें, ये जो स्पर्म निकलता है, सेमेन निकलता है, उसमें बहुत कम मात्रा में क्या निकलता है, कैल्शियम निकलता है। तो मेरा कहना क्या है कि बहुत सारे लोग जो है, स्पेशली हम बता रहे हैं क्या कि इंडिया में क्या है कि इंडियन बॉयज इनका प्रॉब्लम बताते हैं। ये अपना कंपैरिजन किन से करते हैं, द डैश स्टार से। अब समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर बात करिएगा तो इसमें क्या है कि इंडियन बॉयज अपने आप का कंपैरिजन कर लेते हैं पॉर्न स्टार से, यानी सिंपल सा जिनका ये व्यवसाय है, फॉर एग्जांपल जॉनी। अब इसका बात करिएगा तो इनके बीच में कंपैरिजन चलता है, उनका मन में ये रहता है कि सर ये सामने वाला व्यक्ति जो है इतना सारे जो है ना, बहुत सारे फीमेल्स के साथ जो है ना संबंध बना रहा है, फिर भी उसके शरीर में किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। मतलब क्या है कि वो स्ट्रांग है, उसके अलावा जो बॉडी बिल्डिंग भी बढ़िया है। तो सर हम अगर हल्का फुल्का शरीर से स्पर्म रिलीज भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा कहना उस बच्चा के लिए है कि ये सामने वाला जो है, जो भी नाम दिया गया जॉन, इस तरह का, तो ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, तो सर पहला नंबर तो एक्सरसाइज डेली कर रहा है, एक्सरसाइज डेली कर रहा है, यानी बॉडी वर्कआउट कर रहा है। उसके अलावा इसका डाइट प्लान आप देखें तो बहुत बढ़िया है, यानी कि अगर बात करिएगा तो ड्राई फ्रूट खा रहा है, फ्रूट जूस पी रहा है, उसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट ले रहा है, ये सब कुछ ले रहा है, तब जाके ये संबंध बना रहा है और अपने बॉडी से क्या कर रहा है, सेमेन रिलीज कर रहा है। यहाँ गांव के बच्चे क्या है, सूखा हुआ रोटी, मार भात, तनी मनी दूध, कंपैरिजन अपने आप को करते हैं किससे, जॉनी से। समझ आना चाहिए ना भाई, तुम मार भात और सूखा रोटी से समझ रहे हो क्या कि हम इसके जैसा बन जाए, हमारे शरीर में स्पर्म का कमी नहीं होगा, आई एम द जॉनी सेंस, ये सब गलत है। तो कंपैरिजन आप उसी आधार पे करिएगा जब आपका डाइट प्लान जो है ना उसके समान होगा, तब तो कंपैरिजन करना भूल जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप ध्यान समझिए। अब पॉइंट आया क्या है कि सर यहाँ पे जो आया लैक्टेशन आया, तो इसके थ्रू क्या होगा, तो बच्चा को उचित मात्रा में क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा। अब आता है क्या कि हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, जितना पढ़े हैं उसमें सब आ जाएगा एनसीईआरटी के अंतर्गत। तो आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो पढ़े हैं, हम लोगों को एनसीईआरटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। एड शुरू हो गया भाई, 1 मिनट बस, एडवर्टाइजमेंट से दूर रहें। इसका लाइन बाय लाइन हम देखेंगे एनसीईआरटी में मिला करके, जो पढ़े हैं सो आ रहा है। 1 मिनट प्लीज, समय ही बहुत ज़्यादा लेता है। जल्दी करो यार। बहुत समय ले रहा है, जल्दी कर जल्दी, यही तो प्रॉब्लम है इसका। पाक यार, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्या बना के रखा हुआ। आ ही नहीं रहा। तो अब मिला लेते हैं हम लोग, जो पढ़े हैं वो आता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या आया मेरे पास, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पॉइंट है। अब ध्यान से समझिएगा, क्या अभी जितना भी बताएं वो सब इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना क्या है आप देख लीजिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
पहला तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा नंबर पे आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, मेस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसके अलावा पढ़ना प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, लास्ट पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट के हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि पहले ही बता चुके हैं कि एज यू आर नो, पहला पॉइंट आया कि ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोडक्ट्स, यानी कि ह्यूमन जो होता है हमेशा किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, तो आपको पता है कि सेक्सुअली मतलब लैंगिक जनन करता है। उसके अलावा इसको क्या बोला गया है, विविपेरस, विविपेरस का मतलब क्या हुआ, बच्चे को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, पहले ही बोले थे क्या कि फर्स्ट स्टेप आया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसके बाद क्या आया कि सर स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा किसके बॉडी में होगा, मेल बॉडी में होगा, जबकि ओवम का फॉर्मेशन किस में होगा, फीमेल बॉडी में होगा। ये पॉइंट आया, तो बोले थे स्पर्म का बनना है स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि ओवम का बनना oogenesis। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। अब बोले क्या कि सर मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स का बात करें और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स का बात करें, दोनों में से कौन है जो मोशन कर सकता है, तो बोले थे हमेशा अगर मोशन करेगा तो एक ही चीज करेगा, उसका नाम क्या है, स्पर्म। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी किसका होगा, स्पर्म का। लेकिन स्पर्म को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या बोला गया, तो सर यहाँ पे बोला गया ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में किसको ट्रांसफर कर देना है, स्पर्म को ट्रांसफर कर देना, क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पेशली क्या हुआ कि मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में क्या किए, जोड़ दिए या मिल गया, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आया फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हुआ था, जाइगोट का, और जाइगोट जो था वो डेवलप्ड हुआ था और किस में चेंज हो गया था, ब्लास्टोसिस्ट में। हम बता चुके हैं कि ब्लास्टोसिस्ट का मतलब नंबर ऑफ सेल 32 सेल बनना ही क्या ब्लास्टोसिस्ट कराया था। फिर बाद में चल के जाइगोट जैसे ही बना था इसको इन्फॉर्म्ड होगा फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। कंप्लीट है। अब इसके बाद जो है अटैचमेंट, बोले थे क्या कि ब्लास्टोसिस्ट किससे चिपक जाएगा, तो गर्भाशय की दीवार से। जैसे ही चिपकेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इम्प्लांटेशन, या इसी को कहते हैं अंतःरोपण। जैसे ही अंतःरोपण होगा तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, यानी एम्ब्रियो का विकास होगा, जिसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन या गैस्टेशन। अब गैस्टेशन पीरियड में क्या होगा, तो सर इस पीरियड में बोले थे ना कि प्लासेंटा एक्टिव हो जाता है और शरीर में भूख का मान बढ़ता है, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी का डिलीवरी होना क्या कहलाता है, पास्चुरेशन। एंड यू लर्न दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट आफ्टर प्यूबर्टी, ये सब होने के लिए आपका प्यूबर्टी एज क्रॉस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आया क्या कि यहाँ पे समझना है डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल इवेंट। नेक्स्ट आगे चल के पढ़ना है कि यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, चाहे जो भी बदलाव होता है उसके बारे में। अब देखना है ध्यान से, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मेन। इसका मीनिंग समझना है आपको कि स्पर्म का फॉर्मेशन आजीवन, यानी कि बुढ़ापा अवस्था में भी होते रहता है, कोई फर्क नहीं है। एज इसका क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ 45 साल के बाद या 50 साल के बाद 60 साल के बाद जो है ना स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाएगा, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या कि सर बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, यानी कि 50 साल के बाद लगभग फीमेल में क्या होता है, तो सर ओवम का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं मेनापॉज। तो यहाँ पे याद रखना है कि मेल बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन का टाइमिंग फिक्स नहीं है भैया। ये बोल रहा है कि ओल्ड एज में भी काम चल सकता है, यहाँ पे बोल रहा है कि 50 के बाद यहाँ पे संभव नहीं है कि बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यही पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, एग्जाम करने के लिए बोला मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगला स्टेप हम लोगों का है, उसका नाम क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट है आज के लिए ये इंट्रो सेक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।